मूवी की शुरुआत में सीन कुछ ऐसा है कि रेलवे लाइंस बिछाने के लिए पूरा जंगल साफ किया जा रहा है। वहां का एक लोकल शमन अथॉरिटीज के पास आता है और रिक्वेस्ट करता है कि ये काम रोक दो और वार्निंग देता है कि इसका अंजाम मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसको वहां से धक्के मार के निकाल देते हैं। जाते जाते वो बोलता है कि कोई भी, यहाँ तक कि भगवान भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। उस रात को डार्तो और उसका जिगरी यार पैमान अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों की फाइनेंशियल हालत काफी टाइट चल रही थी। थोड़ी देर बाद डार्तो के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं और अचानक पैमान वहां से गायब हो जाता है। जब डार्तो उसको ढूंढने निकलता है तो वो देखता है कि किसी खौफनाक बला ने पैमान को मार डाला है। ये देख के डार्तो की हालत फुल टाइट हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रेलवे स्टेशन पर, जहां संकारा रिजॉर्ट की ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेट की जा रही है। फिर हम स्क्रीन पर पूर्णामा और उसकी बहन केम्बांग को देखते हैं, जो संकारा रिजॉर्ट विजिट करने आए हैं। पूर्णामा अपनी बहन केम्बांग को बताती है कि ब्रोशर के हिसाब से वो लोग 5 नई बनी हुई रेल रोड टनल से गुजरने वाले हैं। तभी वहां कुछ औरतें चिल्लाना और रोना शुरू कर देती हैं। वो मांग कर रही होती हैं कि उनके शौहरों को वापस लाया जाए। ये वो औरतें हैं जिनके हस्बैंड रेलवे टनल्स बनाने गए थे पर कभी वापस लौट के नहीं आए। सिद्दिक, जो वहां का कंडक्टर है, सबको संकारा ट्रेन में वेलकम करता है, जो एक स्पेशल टूरिज्म ट्रेन है और सीधा संकारा रिजॉर्ट जाती है। वो सबको समझाता है कि सफ़र 7 घंटे का होगा और प्लान के मुताबिक वो शाम 7 बजे तक रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे। फाइनली ट्रेन निकल पड़ती है और हम देखते हैं कि डार्तो की वाइफ रामला भी उसी ट्रेन में ट्रैवल कर रही है। अचानक उसकी नज़र ट्रेन में डार्तो पर पड़ती है और वो उसको देखकर फुल शॉक हो जाती है। वो भागकर वहां जाती है जहां उसने डार्तो को देखा था, लेकिन वहां कोई नहीं होता, बंदा गायब। इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या चल रहा है, उसको डार्तो फिर से कैफे कार में दिखता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो वहां भी डार्तो नहीं होता, बंदा फिर से गायब हो चुका था। वो स्टुअर्डेस से उस आदमी के बारे में पूछती है जिसने वर्कर यूनिफॉर्म पहनी थी, पर स्टुअर्डेस साफ मना कर देती है कि वहां ऐसा कोई नहीं था। रामला वहां रिजॉर्ट के मालिक संतोषों को बैठे हुए देखती है, पर स्टुअर्ड उसको रोक देती है ये बोल के कि इकोनॉमी क्लास वालों को यहां आना अलाउड नहीं है। संतोषो अपने बंदे 12 से स्टेशन वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है। 12 एक्सप्लेन करता है कि वो लोकल्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि स्टेशन ऑफिस ने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। संतोषो बोलता है कि वो इस मैटर को खींचना नहीं चाहता, लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से इन्वेस्टर्स के सामने उसकी नाक कट गई और इससे उनकी टूरिज्म इमेज खराब हो सकती है। उधर केम्बांग नोटिस करती है कि एक कौवा यानी क्रो ट्रेन के साथ उड़ रहा है और अचानक वो विंडो से टकरा जाता है। वो पूर्णामा को बोलती है कि शायद उसमें कोई परिंदा देखा, और तभी पूर्णामा को अजीब सा फील होने लगता है और वो बोलती है कि वो वॉशरूम जा रही है। जब पूर्णामा बाहर जाती है तो उसके कोच का बाथरूम बिजी होता है, इसलिए वो दूसरे कोच में चली जाती है। हम देखते हैं कि पूर्णामा उल्टी कर रही है और शीशे में अचानक पैमान का भूत दिखाई देता है। ट्रेन पहली टनल में एंटर करती है और सिद्दिक नोटिस करता है कि इकोनॉमी क्लास के दरवाजे में कुछ गड़बड़ है और वो डॉन को चेक करने भेजता है। जब पूर्णामा काफ़ी देर तक वापस नहीं आती तो केम्बांग उसको चेक करने जाती है और अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और उसको रियलाइज़ होता है कि पूर्णामा उस वॉशरूम में नहीं है। इसी बीच एक छोटी बच्ची एक और लड़की को देखती है जो अचानक कोच के अंदर एक डिमोनिक फॉर्म में आ जाती है, जिससे वो बच्ची इतना डर जाती है कि गिर पड़ती है। तभी डॉन वहां पहुंचता है और कुछ बेहद खौफनाक चीज़ देखता है। ट्रेन टनल से बाहर आती है और केम्बांग को पूर्णामा मिल जाती है। वो उसको बोलती है कि वो काफ़ी परेशान हो गई थी। वो नोटिस करती है कि पूर्णामा ने उल्टी की है और बोलती है कि वहां पहुंचते ही उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पूर्णामा को कुछ अजीब लगता है और दोनों शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि जिस कोच में वो थोड़ी देर पहले थे वो गायब हो चुका है। वो दोनों तैकून से मिलते हैं और बताते हैं कि 5th कोच मिसिंग है, और वो भी ये सुनकर दंग रह जाता है। तैकून को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन जब एक आदमी बाथरूम यूज़ करने आता है तो उसको पता चलता है कि 5th कोच गायब है और वो शोर मचा देता है, जिससे सब अलर्ट हो जाते हैं। तैकून सबको शांत करने की कोशिश करता है ये बोलकर कि छोटी सी टेक्निकल ग्लिच थी और सब हैंडल कर लिया गया है। वो झूठ बोलता है कि मिसिंग कोच टनल में रह गया था और वो जल्दी ही रिजॉर्ट तक उनके पीछे आ जाएगा। पूर्णिमा फिर से टॉयलेट जाती है और जब केम्बांग उसका वेट कर रही होती है,
उसको डॉक्टर नुग्रोहो का कॉल आता है। डॉक्टर बताता है कि पूर्णिमा पिछले हफ्ते से उसका फ़ोन नहीं उठा रही और उसको इमीडिएटली चेकअप कराना होगा क्योंकि उसकी लिवर कैंसर सर्जरी कामयाब नहीं गई। जब पूर्णिमा वापस आती है, कंबांग उसको डॉक्टर की कॉल के बारे में बताती है और कहती है कि उसको सब पता चल गया है। वो पूछती है कि पूर्णिमा ने उससे क्यों छुपाया, जबकि वो हमेशा उसके साथ रहती है, फिर भी उसने झूठ बोला। पूर्णिमा एक्सप्लेन करती है कि वो बस उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी। उसको डर था कि अगर कंबांग को पता चलता तो वो ट्रिप पे नहीं आती और वो लोग अभी यहाँ नहीं होते। कंबांग जिद करती है कि वो लोग हॉस्पिटल में भी साथ रह सकते थे, जिस पर पूर्णिमा पूछती है कि क्या वो सच में चाहती है कि वो अपनी बाकी जिंदगी हॉस्पिटल में गुजारे। वो बोलती है कि वो रोज दवाइयाँ खाकर थक चुकी है और हॉस्पिटल की दीवारें देखने के बजाय वो उसके साथ खूबसूरत नज़ारे देखना चाहती है। कंबांग रिक्वेस्ट करती है कि अभी भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बचे हैं जो उन्होंने ट्राई नहीं किए, और अगर वो उसको छोड़ के चली गई तो उसको उनके बाप के साथ रहना पड़ेगा जो उनकी परवाह नहीं करता। वो बोलती है कि वो ही उसका सब कुछ है और वो नहीं चाहती कि वो उसको ऐसे छोड़ कर जाए। इधर टेकुन ट्रेन के इलेक्ट्रिक पैनल पर कुछ अजीब सा सब्सटेंस देखता है और जैसे ही वो मुड़ता है उसको वर्कर्स के भूत दिखते हैं जो गायब हो जाते हैं, पर गौर से देखने पर वो वापस दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तभी सिद्दीक वहां आता है और टेकुन उसको बताता है कि उसने अभी खून में लथपथ लोगों को देखा, पर सिद्दीक उसकी बात नहीं मानता और बोलता है ड्राइवर का रेडियो शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसलिए कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। सिद्दीक पूछता है कि इलेक्ट्रिकल पैनल को क्या हुआ और टेकुन बताता है कि वो इमरजेंसी सर्विसेज को कांटेक्ट करने आया था, पर सब कुछ खराब हो चुका है। वो उसको मिसिंग 5th कार के बारे में भी बताता है, जिससे सिद्दीक हिल जाता है और बोलता है ये नामुमकिन है क्योंकि कार्स अलग करने का एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। लेकिन जब टेकुन अपनी बात पर अड़ा रहता है तो सिद्दीक बोलता है कि अगर ये सच है तो संतोषो को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए जब तक वो वजह ना ढूंढ ले। वो टेकुन को बोलता है कि 4th कार के इकोनॉमी पैसेंजर्स को प्रोसीजर के हिसाब से हैंडल करे। टेकुन पूर्णिमा और कंबांग के पास जाता है और बोलता है कि बस छोटा सा टेक्निकल इशू है और स्टाफ ने संभाल लिया है। वो उन्हें तसल्ली देता है कि उनका लगेज तुरंत रिजॉर्ट पहुंचा दिया जाएगा। पूर्णिमा उस कोच के पैसेंजर्स के बारे में पूछती है और टेकुन जवाब देता है कि वो लोग भी जल्दी रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे। जैसे ही ट्रेन दूसरी टनल में एंटर करती है, टेकुन उन्हें बताता है कि उन्हें 4th कार की इकोनॉमी क्लास में शिफ्ट किया जा रहा है और उन्हें बोनस पॉइंट्स मिलेंगे जो वो नेक्स्ट ट्रिप में यूज़ कर सकते हैं। इसी दौरान वीआईपी क्लास के पैसेंजर्स को एक डरावनी हंसी सुनाई देती है, जिससे वो सब थोड़ा डर जाते हैं। पता चलता है कि वो एक पैसेंजर थी जो अपने फ़ोन पर कुछ देखकर हंस रही थी। दूसरी तरफ 4th कोच में एक ग्रुप गाना बजाकर फुल एंजॉय कर रहा होता है कि अचानक एक आदमी का दम घुटने लगता है। देखते ही देखते 2 और आदमियों का भी दम घुटने लगता है। बाकी पैसेंजर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं और आदमी को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी मरने से पहले बोलता है कि वो सब मरने वाले हैं और फिर ज़मीन पर गिर जाता है। ग्रुप में एक लड़की बोलती है कि वो उस सज़ा से नहीं बच सकते जो उन पर आने वाली है। एक और आदमी पूछता है कि वो इतने लालची कैसे हो सकते हैं, जबकि एक औरत बोलती है कि वक्त आ गया है और उन्हें पता भी नहीं चला और वो इस तबाही से नहीं बच पाएंगे। फिर उन्हें एक डरावनी हंसी सुनाई देती है और एडम नाम का बंदा डर जाता है क्योंकि उसको कैमरा में कोच के अंदर एक बला दिखाई देती है जो सिर्फ कैमरा से दिख रही थी। वो बला आखिरकार सबके सामने आ जाती है, जिससे पैसेंजर्स में भगदड़ मच जाती है। वो एडम की तरफ बढ़ती है और उसको मार देती है और ये सब केम्बांग अपनी आंखों से देखती है। अचानक वो कोच ट्रेन से अलग हो जाता है और जब पूर्णिमा और टेकुन चीख सुनकर वहां भागते हैं तो वो देखते हैं कि कोच पूरी तरह गायब हो चुका है। केम्बांग पूर्णिमा को बताती है कि ऐसा लग रहा था जैसे उन पैसेंजर्स को किसी गैर इंसानी ताकत ने पकड़ रखा था और वो वहां से निकलना चाहती है। शोर सुनकर बारा और संतोषो भी बाहर आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तभी संतोषो देखता है कि कोचेस गायब हैं और वो ये देखकर शॉक हो जाता है। वो बारा से पूछता है कि क्या वो कुछ जानता है, पर बारा चुप रहता है। संतोषो टेकुन से पूछता है कि ये कैसे हुआ। वो बोलता है उसको नहीं पता। रमला बोलती है कि एक टनल और एक कार गायब होना इत्तेफाक हो सकता है, पर 2 बार होना डेफिनेटली एक वार्निंग है। वो मानती है कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो उनके कंट्रोल से बाहर है। बारा रमला की बात को बकवास बोलता है और कहता है कि अगर लोग ऐसी अंधविश्वास वाली बातें करेंगे तो उनका छोटा सा एरिया कैसे डेवलप करेगा।
केम्बोंग बीच में बोलती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि उस कोच के सारे पैसेंजर्स बीच में जमा थे और उन्हें कुछ जीवों ने घेर रखा था। बारा केम्बोंग की बात को भी झुठला देता है और संतोषो को शांत रहने को बोलता है, ये कहकर कि शायद कार्स टनल में रह गई होंगी। वो तेकुन से पूछता है कि क्या उसने कंट्रोल सेंटर कांटेक्ट किया। तेकुन बोलता है कंडक्टर लगा हुआ है। बारा सजेस्ट करता है कि वो कैबिन में वापस चले, पर संतोषो उसको आगे जाने को बोलता है। जैसे ही बारा जाता है, संतोषो तेकुन को साइड में ले जाकर बोलता है कि प्रेस को पता चलने से पहले उसको फोर्थ कार को प्रायोरिटी देनी होगी, लेकिन तेकुन बताता है कि उनका रेडियो और एंटेना सब डाउन है। इधर बारा एक कुर्सी पर काई देखकर शॉक हो जाता है और किसी के देखने से पहले उसको साफ कर देता है। वो तुरंत सिद्दीक के पास जाता है मिसिंग कोचेस के बारे में बात करने। सिद्दीक बोलता है वो बस बताने ही वाला था। बारा सिद्दीक को कंट्रोल सेंटर बात करने को बोलता है, पर सिद्दीक बताता है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस अचानक खराब हो गए हैं। बारा जिद करता है कि उन्हें जल्द से जल्द रिजॉर्ट स्टेशन पहुंचना होगा और वहां पहुंचकर रेस्क्यू टीम भेजनी होगी। वो सजेस्ट करता है कि पैसेंजर्स को रिजॉर्ट ले जाएं, उन्हें वीआईपी सर्विस दें और उनसे साइन करवा लें कि वो केस नहीं करेंगे। सिद्दीक बोलता है कि ये प्लान तब चलेगा जब मिसिंग कार्स मिल जाएंगी, अगर वो नहीं मिली तो क्या होगा। सिद्दीक फिर बारा को 5th कोच की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिससे साबित होता है कि डीमन असली है। बारा, जो अब फुल डर चुका है, सिद्दीक को फुटेज डिलीट करने को बोलता है और कहता है पुलिस में उसके कॉन्टैक्ट संभाल लेंगे। वो एक औरत का जिक्र करता है जिसको शायद इन डीमंस के बारे में पता है और सिद्दीक को बोलता है कि उसको बाकी पैसेंजर्स को भड़काने मत देना। सिद्दीक संतोषो के पास जाता है और बोलता है उसको वीआईपी कैबिन वापस जाना चाहिए। संतोषो उन्हें माफ़ी के तौर पर वीआईपी फैसिलिटीज़ ऑफर करता है, पर सिद्दीक बोलता है वीआईपी कैबिन फुल है, तो संतोषो कहता है टेकुन उनकी सेवा करेगा। जाते वक्त रामला संतोषो को रोकती है और बताती है कि उसका पति, जिसने संकारा के लिए रेल रोड बनाया था, कभी घर वापस नहीं आया। संतोषो बोलता है कि उसने सारा काम बारा को सौंप दिया था और उसको कुछ नहीं पता, उसके पति के बारे में भी नहीं। बाद में पूर्णिमा टेकुन को पकड़ लेती है और उस पर मिसिंग कोचेस के बारे में झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाती है। वो पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। टेकुन बोलता है उसको सच में नहीं पता और वो श्योर नहीं है कि मदद मिलेगी या नहीं। पूर्णिमा बोलती है उसको ये शुरू से बताना चाहिए था। वो बोलता है वो बस बॉस के ऑर्डर्स मान रहा था। अचानक पूर्णिमा की तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम जाती है। तभी 3 लड़कियां वीआईपी कोच से बाहर आती हैं और टेकुन को कंप्लेन करती हैं कि दूसरे पैसेंजर्स को वहां क्यों रखा है। इधर पूर्णिमा देखती है कि उसकी उल्टी में खून है, जिससे वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। ट्रेन तीसरी टनल में घुसती है और संतोषो इंधा को बोलता है कस्टमर्स को सर्व करे। सिका संतोषो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ चले क्योंकि उसको अकेले डर लग रहा है, पर वो मना कर देता है ताकि पैसेंजर्स का ध्यान उसकी हालत पर न जाए। थोड़ी देर बाद उन्हें पैंट्री कार से सूची की चीखें सुनाई देती हैं और संतोषो पैसेंजर्स को शांत करता है। वो लोग सूची को ढूंढने पैंट्री कार जाते हैं और वहां का सीन देखकर दंग रह जाते हैं। सब कुछ डिस्ट्रॉयड था। अचानक उन्हें एक डिमोनिक गुर्राहट सुनाई देती है और वो देखते हैं कि एक डीमन वहां बैठा है। संतोषो इंधा को धीरे से बाहर निकलने को बोलता है और सबको शांत रहकर 2nd कोच में जाने को कहता है। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगते हैं, उनके शरीर अकड़ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, वो हिल नहीं पाते और अगले ही पल डीमन उन्हें घेर लेते हैं। अपनी जान बचाने की कोशिश में वो निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन माया डर के मारे गिर जाती है और डीमंस का ध्यान उस पे चला जाता है। जैसे ही वो पास आते हैं, माया एक चाकू उठा लेती है और उन्हें पीछे हटने को बोलती है, लेकिन डीमंस उसका हाथ कंट्रोल कर लेते हैं और उससे खुद का गला कटवा देते हैं। ये देखकर बाकी पैसेंजर्स दहशत में आ जाते हैं। पहला वाला डीमन फिर से आता है और सब और ज्यादा डर जाते हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं, पर डीमन एक बंदे का सर कुचलकर मार देता है। पूर्णिमा ये खौफनाक मंजर देखकर डर जाती है और टेकुन को आवाज लगाती है। इंधा टेकुन से दरवाज़ा खोलने की भीख मांगती है। वो लोग मदद करने की कोशिश भी करते हैं, पर दरवाज़ा जैम हो चुका होता है और उनकी आंखों के सामने वो कोच भी ट्रेन से अलग हो जाता है और टनल के अंदर रह जाता है। वो सब भागकर 2nd कोच में जाते हैं, जहां एक आदमी पूछता है तीसरा कोच कहाँ गया। पूर्णिमा बोलती है एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। टेकुन सिद्दीक को बोलता है कि उन्हें चौथी टनल में घुसने से पहले ट्रेन रोकनी होगी, वरना 2nd कोच भी गायब हो जाएगा। तभी बारा आता है और बोलता है उसको इन 3 लोअर क्लास पैसेंजर्स पर पहले से शक था कि बाकी कोचेस गायब हो गए, पर ये कैसे बच गए। वो और सिद्दीक इन चारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग लोअर क्लास कोचेस को एक एक करके हटा रहे हैं ताकि सुनसान जगह पर वीआईपी कोचेस को लूट सकें। पूर्णिमा बोलती है बिना हथियार के वो किसी को कैसे लूट सकते हैं।
बारा बोलता है अगर तुम कोचेज अलग कर सकते हो तो पता नहीं और क्या कर सकते हो। क्रिस नाम का एक आदमी बोलता है वो उन्हें लूटने नहीं देगा। तभी रामला इशारा करती है कि चौथी टनल आ रही है और पूर्णिमा बोलती है अगले कार में चलो वरना सब मरेंगे। लेकिन क्रिस उस पर हमला कर देता है। बरा वीआईपी कैबिन वापस जाता है और सबको शांत रहने को बोलता है कि पीछे रॉबरी हुई है पर वो लुटेरों को यहाँ नहीं आने देगा। इधर बरा, पूर्णिमा और केम्बांग क्रिस से लड़ते हैं और छीना झपटी में गलती से पूर्णिमा क्रिस को बॉटल मार देती है और वो मर जाता है। ये देखकर बाकी पैसेंजर्स उन्हें खूनी बोलते हैं और पकड़ लेते हैं, लेकिन पूर्णिमा उन्हें वार्निंग देती है और वो चारों कोच से भाग निकलते हैं। क्योंकि सिडिक ने वीआईपी कैबिन लॉक कर दिया था, वो चारों शीशा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी पैसेंजर्स भी वहां आ जाते हैं और तेकुन समझाता है कि उन्हें तुरंत फर्स्ट कार में जाना होगा क्योंकि हर टनल में वो बला आ जाती है। इसी बीच ट्रेन टनल में घुस जाती है और तेकुन की बात सुनने के बजाय पैसेंजर्स उसको मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसको मार डालते एक अचानक चीख उन्हें रोक देती है और वो देखते हैं कि एंटिटी सेकंड कोच में आ चुकी है। मौके का फायदा उठाकर तेकुन फर्स्ट कार में भाग जाता है, जबकि एंटिटी सेकंड कोच में लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देती है। सिडिक उन चारों को फर्स्ट कोच में आने देता है और फिर सेकंड कोच भी अलग होकर टनल में रह जाता है। बरा सिडिक से चाबी ले लेता है और बोलता है वो ट्रेन रोकेगा, लेकिन ड्राइवर कंपार्टमेंट में घुसकर वो ड्राइवर को स्पीड बढ़ाने का ऑर्डर देता है। बाहर सिडिक सबको बोलता है कि बरा ट्रेन रोक देगा, पर जब उन्हें लगता है कि ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है वो ड्राइवर कंपार्टमेंट की तरफ भागते हैं और सिडिक ड्राइवर को दरवाज़ा खोलने को बोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सिडिक ड्राइवर को स्पीड कम करके ट्रेन रोकने को बोलता है। बरा उसको रोकने की कोशिश करता है और लड़ाई में बरा तेकुन को लात मारकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है और तेकुन शायद मर जाता है। ड्राइवर ब्रेक्स लगाता है और ट्रेन जंगल में ठीक उस टनल के सामने रुक जाती है। इसके बाद वो बरा को ट्रेन के अंदर बांध देते हैं और पूर्णिमा बोलती है कि उसने तेकुन के साथ जो किया उसकी सज़ा उसको मिलेगी। बरा बोलता है उसने सोचा अगर ये फर्स्ट कार भी 5वीं टनल में गायब हो गई तो, इसलिए वो जल्दी रिजॉर्ट पहुंचकर मदद भेजना चाहता था, पर वो लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते और एक इन्वेस्टर पूछता है बिना ट्रेन के वो रिजॉर्ट कैसे जाएंगे। पूर्णिमा बोलती है रिजॉर्ट स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, वो जंगल के रास्ते वहां जा सकते हैं। इसी बीच ट्रेन टनल में घुस जाती है और रामला बरा से अपने पति के बारे में पूछती है। वो बोलता है उसको नहीं पता। वो इन्वेस्टर्स को बताती है कि उसका पति उनके लिए काम करता था और कभी शिकायत नहीं की, और वो बताती है कि स्टेशन पर जो औरतें थीं वो अपने पति और भाइयों को ढूंढ रही थी। सिडिक बरा को बोलता है कि ये सब उसके कर्मों का फल है जो वो भुगत रहे हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बारा ने ज्यादा पैसे के लालच में रेलवे लाइन को जंगल के बीच से निकालने का प्लान बनाया था। शामन रहमत ने उसको मना किया था कि ये जंगल आम भूतों का नहीं बल्कि ऐसी ताकतों का घर है जिन्हें कोई धर्म या पूजा शांत नहीं कर सकती। सिद्दीक खुलासा करता है कि बारा ने जानबूझकर उसको इस ट्रेन पे लगाया ताकि उसका राज न खुले। वो सब ट्रेन से बाहर आते हैं और केम्बांग याद दिलाती है कि उन्हें इस टनल की घूम कर जाना होगा। अचानक उन्हें एक डरावनी चीख सुनाई देती है और वो देखते हैं कि टनल के अंदर से एक डीमन निकल रहा है। 2 लोगों को तुरंत झाड़ियों में खींच लिया जाता है, जिससे उनका डर और बढ़ जाता है क्योंकि डीमन अब टनल के बाहर है। पूर्णिमा को रियलाइज होता है कि डीमन्स टनल की वजह से नहीं बल्कि अंधेरे की वजह से आ रहे हैं। डर के मारे वो सब अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। ट्रेन के अंदर बारा देखता है कि एक इन्वेस्टर अभी भी वहां है, पर उसके अंदर डीमन घुस चुका है। वो पूछती है कि उसने उसका जंगल क्यों तबाह किया और बोलती है कि इंसानों को गलती से धरती पर भेजा गया है। बारा डर से कांपने लगता है और माफी मांगता है, पर डीमन अपने असली रूप में आ जाता है और बारा को मार डालता है। इधर सिद्दीक को डीमंस घेर लेते हैं और उसको मार देते हैं और दूसरी तरफ डीमन पूर्णिमा के अंदर घुस जाता है। बाद में पता चलता है कि डीमंस ने सारे पैसेंजर्स को पेड़ बना दिया है, लेकिन पूर्णिमा और केम्बांग अभी पूरी तरह चेंज नहीं हुए हैं। केम्बांग रोते हुए बोलती है उसको घर जाना है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो पूर्णिमा की आंखों के सामने धीरे धीरे पेड़ बन जाती है और पूर्णिमा बस देखती रह जाती है। किसी तरह पूर्णिमा खुद को छुड़ाती है और डीमन का सामना करती है। वो डीमन से भीख मांगती है कि वो उसकी बहन के बदले उसको ले जाए, लेकिन डीमन बस मुस्कुराता है और गायब हो जाता है, पूर्णिमा को जिंदा और अकेला छोड़कर। थोड़ी देर बाद सारे टनल्स ढह जाते हैं और बंद हो जाते हैं। 6 महीने बाद हम पूर्णिमा को रहमत के साथ देखते हैं। वो पूछती है कि डीमंस ने शुरू में ही बारा को क्यों नहीं मारा।
रहमत समझाता है कि सिर्फ 12 की मौत से उस जैसे और लोगों को आने से नहीं रोका जा सकता था। पूर्णिमा पूछती है कि वो अभी तक जिंदा क्यों है, जिस पर रहमत बोलता है कि वो इंसानों को सिर्फ मिट्टी यानी सॉइल समझते हैं और उसको कैंसर की वजह से वो कम उपजाऊ मिट्टी मानते हैं।